जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं MPESB ग्रुप 3 सब इंजीनियर एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको 1040 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि आप ये फॉर्म 18 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2026 तक भर पाएंगे। फिर आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है और कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपकी वैकेंसी देख सकते हैं जिसकी स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 18 अगस्त 2026 मेंशन है। तो आप क्या करेंगे, इसके सामने आपको ये जो पेपर का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे सामान्य पंजीकरण क्रमांक और DOB मांगी है। अब ये उनके लिए जो कि ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या फिर जिनका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, तो वो यहाँ पर अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक डाल करके DOB डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज अगर आप फ्रेशर है तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उसके पहले थोड़ी सी जानकारी उन्हीं को दे दूं जो कि पहले से रजिस्टर्ड है और अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक भूल चुके हैं। तो उसको कैसे रिकवर करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इस वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में इसमें आपको क्या करना है, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के सेक्शन में आना है और आप देखेंगे आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना वो नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्टर किया था और ये कैप्चा को डाल करके आगे बढ़े। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर और मैसेज के माध्यम से आपका पंजीकरण क्रमांक सेंड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि उसका इस्तेमाल करके DOB डाल करके अपना फॉर्म आगे बढ़ करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हुई उनके बारे में जानकारी जो कि पहले से रजिस्टर्ड है, बट अगर आप फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरेंगे तो आपको यहीं पर इस प्रकार से पेपर के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करके अब आपको यहाँ पर इसमें अब क्योंकि फ्रेशर है तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपसे पूछा कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। अब क्योंकि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो आप यहाँ पर इसमें नहीं कर देंगे कि मेरे पास नहीं है। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं और अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे। फिर आप ये जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आएगा उसका आंसर यहाँ पर दे करके OTP प्राप्त करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके नंबर पर OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, अब क्योंकि मेरा पहले से इसमें अकाउंट बना हुआ है तो मैं अपनी डिटेल्स को यहाँ पर मॉडिफाई करके बताऊंगा कि कैसे आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा जिसमें कि गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर OTR किया था या फिर आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहाँ पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पति या पिता का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि आपको देनी होगी। जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछे कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST या फिर OBC जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो, जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र, ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण, तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है,
न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण। इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे, और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी, और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं, उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली मोहल्ला गाँव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र कॉलोनी शहर तहसील, या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला, और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, फिर बर्थ मार्क। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए जो कि प्राइवेट जगह पर ना हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर। तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी आईडी से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद में आप यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स। ये जो ऑप्शन है उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट क्यूआर। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करके क्यूआर कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। और गाइज मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट क्यूआर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने क्यूआर कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है। और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट। उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी गई है मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी, आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेना है और उसमें ये जो लाइन है चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है। दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है। आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है। और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो वो फॉलो ना कर रहे हो, आपकी फोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्म
तिथि मेंशन है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर अगेन इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको अगेन आपकी वैकेंसी के सामने पेपर के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर टिक करना है और आगे बढ़ाई इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैंने दोनों को बता दिया है, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो कैसे आपको करना है, और अगर आप फ्रेशर है तो अभी मैंने बताया कि कैसे फ्रेशर को अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिल चुका है, तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और जो DOB आपने यहाँ पर अभी भरी रजिस्ट्रेशन करते समय वो डालिए और ये कैप्चा कोड डाल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने जो भी जानकारी भरी है अभी इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय, या फिर अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आप यहाँ पर इसमें लॉगिन करके अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने वो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आपको इनमें से कोई भी जानकारी एडिट करनी है, अभी भी आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है, तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इसमें 31 पॉइंट में बताएंगे कि अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है भूतपूर्व सैनिक, बिना वर्ग संविदा कर्मी, तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप बिना वर्ग इसको टिक कर देंगे। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी, तो ये आपको सवाल पढ़ने हैं और जो आपके ऊपर लागू है उसमें हाँ करना है और जो लागू नहीं है उसमें आपको नहीं करना है। मैं चाहे इस बारे में कितना भी एक्सप्लेन करूँ बट मैं आपके बिहाफ पर आंसर नहीं दे सकता और नहीं आप मेरे आंसर को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता आप उसमें आते हैं। जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है, तो ये तो आपको ही पता हो कि आप है या नहीं है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो मैं इनमें से किसी में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पर इसमें नो करूँगा। एक सवाल ये भी है कि क्या आप शासकीय कर्तव्य पर है और इसके कारण आयु में छूट लेना चाहते हैं, तो अगर आप हैं तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया। फिर यहाँ पर 40 सवाल है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है तो हाँ कर देना, नहीं है तो नहीं करेंगे। 41 सवाल है, इसमें कुछ छूट मिलती है, 55 वर्ष की आयु तक वो अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही 5% का बोनस अंक भी मिलता है। किनको? जो कि हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को, अतिशेष कर्मचारी को, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी। तो अगर आपकी कैटेगरी इनमें से कोई है तो हाँ करके उसको सिलेक्ट कर लेना कि आप किसके तहत ये छूट लेना चाहते हैं, नहीं है तो आप इसमें नहीं कर देंगे। फिर नीचे आएंगे और देखेंगे यहाँ पर तकनीकी प्रश्न पत्र का विवरण, तो यहाँ पर आपको इसमें तकनीकी प्रश्न पत्र का जो विवरण है उसमें पेपर कोड मेंशन किए गए हैं, तो जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी की पत्रोपाधि पर आधारित प्रश्न पत्र, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी की पत्रोपाधि पर आधारित प्रश्न पत्र। तो किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसमें किसी और को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। और अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किस पोस्ट पर क्या एलिजिबिलिटी मांगी है अप्लाई करने के लिए। एंड अब मैं यहाँ पर क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने इस तरह का विकल्प आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो आपको इसमें देखने को मिलेगा, नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन करें इस लिस्ट में, ये आपने यहाँ पर किसको प्रेफरेंस के रूप में पेपर कोड को सिलेक्ट किया है उसके आधार पर यहाँ पर आपको वो जो पोस्ट है वो शो होगी और देखने को मिलेगी कि वो पोस्ट किस कार्यालय के अंदर है और पोस्ट का क्या नाम है और उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जैसे कि मैंने जिसको सिलेक्ट किया है उसमें यहाँ पर ये सभी इस तरह से आ चुके हैं। अब मुझे इसमें अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पर है प्रयोगशाला तकनीशियन, तो ये मैं इसको हाँ करूंगा और इस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है कि इसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मंडल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शाखा में कम से कम प्रथम श्रेणी की पत्रोपाधि, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से आपने पास किया। मैं इसको यहाँ पर टिक कर देता हूँ। अगर आपको किसी और को भी प्रेफरेंस देनी है डिपार्टमेंट को, इस तरह से आप यहाँ पर टिक कर देंगे। किसी और को देनी है तो यहाँ पर ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है जिसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, और बस देख लेना कि उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है क्या वो आपके पास है, तभी आप यहाँ पर हाँ और नहीं करना। तो चलिए हमने इसको कर दिया है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और गाइज इस तरफ आप इसको जिसको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अप डाउन के ऊपर क्लिक करके। देख लीजिए आप यहाँ पर इसमें जिसको जिस नंबर पर
रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको डाउन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर टिक करता हूँ। तो इस तरह से आप इनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर लेना। फिर 42 सवाल आएगा कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, जो यानी कि जो रोजगार कार्यालय होते हैं उनमें आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, चाहे एमपी से हो चाहे किसी अन्य स्टेट से। तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए। उसके बाद में पंजीयन क्रमांक क्या है वो डाल दीजिए, और साथ ही किस डेट में आपने इसको कराया है वो डेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर किस ज़िले के अंदर कराया है वो ज़िला आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 44 सवाल है कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन चाहिए क्या वो आपके पास है। तो आप यहाँ पर इसमें हाँ कर दीजिए कि हाँ मेरे पास है, जो जो चीज़ें मांगी है उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। फिर 46 सवाल है कि क्या आपके पास समग्र ID क्रमांक है। अगर आपके पास है तो आप हाँ करेंगे, ये होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है और आप चाहते कि मैं ज़रा भी रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल भी कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना चाहता, तो यूट्यूब के ऊपर जाइए और देख लीजिए कि समग्र ID कैसे बनाएं। 2-3 मिनट की कोई वीडियो वॉच करके बहुत ही सरल वे में बन जाएगा। और जब बना ले तो आप यहाँ पर हाँ करके आवेदन का समग्र क्रमांक डाल दें, नहीं तो है तो आप नहीं करके आगे बढ़ सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो पहली चॉइस आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड चॉइस, इसके बाद में थर्ड चॉइस, फिर यहाँ पर आपकी फोर्थ चॉइस आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में आपको फिफ्थ चॉइस सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में सिक्स्थ, उसके बाद में यहाँ पर आपको जो आपका नेक्स्ट चॉइस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर रेवा सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर सागर, उसके बाद में यहाँ पर मैं सतना सेलेक्ट करता हूँ, फिर सतना के बाद में सीधी, और उसके बाद में यहाँ पर उज्जैन, और फिर यहाँ पर आप इसमें जो 10th प्रेफरेंस है वो भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें बोला है कि पद का विवरण, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी की पत्रोपाधि पर आधारित प्रश्न पत्र। बेसिकली यहाँ पर जो आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसका साइज आपका 150 KB से कम रहना चाहिए और इमेज फॉर्मेट JPG का हो, और उसकी जो चौड़ाई है आपके सर्टिफिकेट की वो 700 पिक्सल से लेकर के 800 पिक्सल के बीच में, और ऊंचाई 400 पिक्सल से लेकर के 950 पिक्सल के बीच में रहनी चाहिए। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी ये फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। इस तरह से फाइल का नेम आएगा, अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसको अपलोड कर देंगे, और आप यहाँ पर इसको डाउनलोड करके व्यू भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू आएगा, आपके फॉर्म का जो भी जानकारी भरी है सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आइए। प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसको एक बार प्रिंट कर लेना। जब तक आप प्रिंट के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम में जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि इसमें नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का है, UPI का है। अगर आप UPI सेलेक्ट करते तो यहाँ पर मैं पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं सबमिट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। पेमेंट का मेन पेज आपके सामने आएगा, QR कोड को स्कैन कीजिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे फी पेमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग MPESB ग्रुप 3 सब इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।